नमस्कार, मैं पंकज कुमार। साल 1965 और तारीख थी 15 अगस्त, जब देश में चुनिंदा लोगों ने अपने घरों की बैठक में दूरदर्शन के पहले समाचार बुलेटिन का प्रसारण देखा। 1975 तक दूरदर्शन के समाचार बुलेटिन की सेवा 7 शहरों तक सीमित थी। भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में दूरदर्शन ने 1966 में कृषि दर्शन नाम से कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया था, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। 2003 में दूरदर्शन ने 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल का प्रसारण शुरू किया। अब दृश्य दूसरा देखिए, एक टीवी चैनल की कैंटीन का दृश्य। कुछ देर पहले अपने प्राइम टाइम के कार्यक्रम में जोश से भरे एंकर के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। साथी ने आकर पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मुझे तो अपने बॉस से डांट पड़ गई है। उनका कहना था कि खबर के कार्यक्रम में फलना पार्टी के प्रवक्ता ने तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने पार्टी का बचाव कर लिया। बॉस ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने तर्कों को इतनी मजबूती से रखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को आधिकारिक प्रवक्ता की ज़रूरत ही नहीं रहे। आज अपने घर की बैठक में बैठा हर दर्शक जानता है कि टीवी चैनलों के एंकरों का लक्ष्य पार्टी विशेष का प्रवक्ता होना भर रह गया है। अब एंकर के नाम पर फैंकर आ गए हैं, जिसका काम बस फेंकना है एक दूसरे से दूर, ताकि मालिक की वाहवाही और बख्शिश मिलती रहे। अलग अलग चैनलों पर व्यवस्था की एक जैसी पैरोकारी करते हैं ये फैंकर्स। ऐसा माना गया कि पत्रकारिता की बिरादरी जनता के पक्ष में रहेगी, इसलिए इसे लोकतंत्र के चौथे खंभे का दर्जा भी मिला। आज टीवी के बाजार ने समझा दिया कि खबरें पहले लाने वाला विजेता है, चाहे वह सबसे पहले खबर लाने के नाम पे कितना बड़ा झूठ परोस रहा हो। जब किसी एक खबर पर 5 एजेंसियां एक साथ काम कर रही हो, उन पांचों को ताक पर रख टीवी के एंकर अपना एजेंडा परक विश्लेषण रखना शुरू कर देते हैं। छापे खाने से शुरू हुई पत्रकारिता का पहला उद्देश्य था व्यवस्था पर सवाल उठाना, और टीवी पत्रकारिता का पहला उद्देश्य हो गया है व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले को अपमानजनक सवालों की जद में लाना। इसके लिए टीवी एंकरों की पहली रणनीति रही खुद को सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित करना। अत्याधुनिक स्टूडियो, मेकअप और खास परिधानों से इस तरह लेस हो जाना कि आपके आसपास खबरों की ज़रूरत भी महसूस ना की जाए। हर चैनल ने अपना सेलिब्रिटी तैयार कर लिया है। किसी का उछलना तो किसी का चिल्लाना हस्ताक्षर अदाएं बनने लगी। एंकर की जगह फैंकर ने कब्जा कर खबरें पढ़ने के नाम पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। पहले अखबार की प्रतियां लेकर हाँक लगाते हाकर, और उनकी हाँक में फ़र्क यह रह गया कि इन्होंने खुद को पत्रकार कहना शुरू कर दिया। अखबार की खबरों को तैयार करने में हाकर की कोई भूमिका नहीं होती। यह सिर्फ अखबारों के छापे खानों और पाठकों के बीच का एक पुल है। टीवी के एंकरों ने पत्रकारिता पर कब्जा करना शुरू कर दिया। खबरें बनाने वाले उसी तरह नेपथ्य में चले गए जिस तरह कपड़े के शोरूम में उन कपड़ों को बनाने वाले नहीं दिखते। दिखते हैं वे सब जिनके शरीर पर ये कपड़े फबते हैं, और लोग आकर्षित होते हैं कि वे भी इन्हें खरीदें। जिनका काम खबरों को सुनाना था, उसका काम व्यवस्था के पक्ष में खबरों को भुनाना हो गया है। पहले एक व्यवस्था को सबकी व्यवस्था माना जाता था, वैसे ही एक पत्रकार को सबका माना जाता था। आज हालात यह है कि इन पत्रकारों को व्यवस्था से जुड़े लोगों के अलावा कोई भी अपना मानने को तैयार नहीं है। मीडिया के आधुनिक संस्करण सोशल मीडिया पर इनके लिए असामाजिक और असंसदीय शब्द लिखे जाते हैं। इन एंकरों के कार्यक्रम का विश्लेषण करने के लिए यूट्यूब पर पता नहीं कितने हास्य कार्यक्रम बन गए। इन एंकरों के कार्यक्रम की व्यूअर्स से ज़्यादा इन पर बने हास्य कार्यक्रमों के व्यूअर्स हो जाती है। इनके हर एक वाक्य के बाद पार्श्व में हंसी, रुको ज़रा सब्र करो, अब मज़ा आएगा वीरू, जैसे मसाला फिल्मों के हास्य दृश्य नत्थी कर दिए जाते हैं। इन एंकरों के व्यवस्था के प्रति उत्साह के कारण पार्टी प्रवक्ताओं पर मीम बनते हैं कि टीवी के कार्यक्रम से लौटने के बाद आला कमान ने फटकार दिया, तुमसे ज़्यादा अच्छे से एंकर ने हमारी पार्टी का पक्ष लिया। चुटकुले बनते हैं
कि उसने कहा कि पत्रकार हूं, तो सामने से जनता ने पूछा किस पार्टी के। यानी पत्रकारों और राजनीतिक प्रवक्ताओं को भेद हर तरह से मिट चुका है। आज के विभाजनकारी समय में टीवी एंकर सबसे बड़े विभाजक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। पहले राजनीतिक दल और पत्रकारों के बीच एक मोटी लकीर होती थी। इस लकीर का उल्लंघन पहले भी होता था और राजनीतिक की शक्ति को देखकर पत्रकारिता के लोग सीमा लांघकर उधर चले भी जाते थे। इसमें यही देखा गया कि ज़्यादातर पत्रकार राजनीति में लंबी पारी नहीं खेल पाते और कई तो दोनों तरफ अपनी साख गंवा बैठते। भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में होता है, चाहे सरकारी अधिकारी हो या पुलिस या जज। किसी का भी भ्रष्टाचार सामने आता है तो समाज सक्रिय हो जाता है। भ्रष्टाचार का आरोपी दोष सिद्धि तक पहुंचा या नहीं, इसमें पूरे समाज की रुचि होती है। फिर इन एंकरों द्वारा खबरों के भ्रष्टाचार पर समाज सक्रिय क्यों नहीं दिख रहा है? क्या उसने यह समझ लिया है कि सही खबरें जानना उसके लिए ज़रूरी नहीं है? वो इन एंकरों को मनोरंजन के साधन के रूप में देखकर ही खुश है। जब लोकतंत्र में जनता का सही खबरों को लेकर जोश हाई नहीं रहता है, तब उसके सेना के अगुआ की हालत यह हो जाती है कि उसे वैश्विक मंच पर कहना पड़ता है कि युद्ध जैसे हालात में सेना का 15% समय फर्जी खबरों से जूझने में लग गया। किसी नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर, नकली दवाओं की खबर पर जनता को खूब गुस्सा आता है, पर नकली पत्रकारों, नकली खबरों को जनता अभी तक अपनी जाती जिंदगी के लिए नुकसानदायक नहीं मान रही है। इसका असर यह है कि जनता की निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों उसके घर में चल रहे टीवी से बाहर है। दुखद स्थिति है कि मौजूदा दौर में टीवी पर दिखाई गई खबरों के फैक्ट चेक करने वाले ज़्यादा सरोकारी पत्रकार दिख रहे हैं। जनता के बारे में कहा जा सकता है कि उसके घर में देर है अंधेर नहीं। रोजी रोटी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रही जनता को लगने लगा है कि घरों में विराजमान इन एंकरों के मुंह से उनके घरों की समस्या क्यों नहीं निकलती। शायद यही वजह है कि पहलगांव पर आतंकवादी हमले के बाद भी ये दर्शक, युद्धोन्माद को चरम पर ले जाने के बाद भी ये एंकर दर्शक की संख्या बढ़ा नहीं पाए। इसके उलट दर्शक उनके बढ़े जो अपने यूट्यूब के छोटे चैनल पर इन एंकरों की झूठी खबरों को चीरफाड़ करते हैं। जनता इस सब को मीम देखकर जब कहती है सबका मालिक एक है, तो समझ जाइए व्यवस्था की इन कठपुतलियों की डोर सबको दिख रही है। और ये खबर हम जनसत्ता के मुकेश भारद्वाज के कॉलम से बता रहे हैं। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद।